Hello guys, welcome to Mark Study Circle. Today I'm going to start lecture 2 of Geography Current Affair 2020 for prelims. And in this video I will discuss only important topic which was in news in last year. So let's start. Guys, in this whole video, firstly I will discuss about Deep Carbon Observatory Project. Then New Zealand Parliament passed Zero Carbon Act. Then Ecological Fiscal Transfer, Taylor Prize for Environment Achievement, Environment Rule of Law, Traditional Water Harvesting System of India, Methyl Isocyanate and Extinction Rebellion and Hope Island। गाइस सबसे पहले बात करते हैं डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट की। इसका मेन काम है टू फाइंड एंड ओरिजिन एंड फॉर्म ऑफ द कार्बन इन अर्थ। इसका मेन फोकस यही है कि जो भी कार्बन रिलीज हो रही है सरफेस पे उसको अंडरस्टैंड करना। और इसमें मोर देन 1000 ग्लोबल लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही दो प्लेटें आपस में डाइवर्ज होती हैं तो नीचे से जो मैग्मा है मेंटल में वो सरफेस पे आ जाता है। और अदर गैसेज जो हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अदर गैसेज जो भी वहां से रिलीज होती हैं उसको ये अंडरस्टैंड करता है प्रोजेक्ट। जैसे कि आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि यहाँ से जो प्लेटें हैं आपस में डाइवर्ज हो रही हैं और यहाँ से क्या होगा, जो भी नीचे वाला जो मैग्मा होगा मेंटल में वो सरफेस पे आएगा और इस साइड से जो भी वैल्कोनर फॉर्म होंगे वहां पे भी अदर गैसेज जो है रिलीज होगी। तो इसका मेन प्रोजेक्ट का काम यही है कि उस गैसेस को अंडरस्टैंड करना और तो ताकि हमारा ग्लोबल लेवल पे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ना हो सके। इसलिए ये प्रोजेक्ट क्या करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस पे रिलीज होती है उसको दोबारा वापस डीप इनटू द अर्थ भेजता है, जो कि इसका मेन काम है। डीप कार्बन रेफर टू द कार्बन फाउंड beneath the surface of the earth where the 90% of the carbon resides। तो इसका मेन काम यही इसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि मोर देन 90% जो कार्बन है वो मेंटल या कोर में एग्जिस्ट करती है। इसलिए ये इस प्रोजेक्ट का मेन काम यही है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम नीचे ही रहने दें, उसको सरफेस पे ना आने दें। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड पार्लियामेंट पास जीरो कार्बन एक्ट। और इसमें एक्ट में क्या है कि न्यूजीलैंड ने ये डिसाइड किया है कि दे विल अचीव जीरो कार्बन बाय 2050 एंड इट विल बी ए लीगल बाइंडिंग एक्ट। और इसमें क्या होगा कि दे विल डिसाइड दैट कि दे विल फॉर्म 5 ईयर कार्बन बजट इन एडवांस एंड वो उसको ट्राई करेंगे अचीव करने की। और ये वाला जो एक्ट है इट इज बेस्ड ऑन दी टू प्रिंसिपल, फायर वाल प्रिंसिपल एंड टू बास्केट अप्रोच। हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। जैसा कि आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि न्यूजीलैंड ने जो एक्ट में बताया है कि वो कैसे कैसे किन किन गैसेस को कितने कितने परसेंट में वो है बजट के अकॉर्डिंग उसको रिड्यूस करेंगे। अगर हम फायरवेल प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भी टारगेट डिसाइड किए गए हैं एक्ट में ये वहाँ की डोमेस्टिक जो न्यूजीलैंड जो कंट्री है वहीं पे लागू होंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे कार्बन ट्रेडिंग के लिए जो भी एक्ट बने हुए हैं उसके साथ इसको रिलेट किया जाएगा, ताकि ये पता लग सके कि जो भी हमारा हमने जो डिसाइड किया है एक्ट में वो हमारा ट्रैक पे है या नहीं है। जो भी हमने चीजें डिसाइड की हैं एक्ट में वो हमारे ट्रैक पे हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग, उसके अकॉर्डिंग। अगर हम टू बास्केट अप्रोच की बात करें तो इसमें क्या होगा कि दे द एक्ट में क्या होगा कि दे विल सेट टू पाथ। इसमें दो पाथ होंगे। इस एक में क्या होगा कि पहले जो भी ज्यादा टाइम में रहने वाली जो गैसेस हैं उसको रिड्यूस करना और जो शॉर्ट टाइम में जो गैसेस होती हैं उसको रिड्यूस करना। जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये टू गैसेस ऐसी हैं जो कि काफी टाइम तक रहती हैं हमारे सरफेस पे। और जो शॉर्ट लिव्ड जो गैसेस होती हैं जैसे कि मेथेन है, ये कुछ टाइम के लिए रहती हैं। तो जो लॉन्ग लिव्ड गैसेस हैं उसको क्या करना है कि 2050 तक उसको जीरो करना है। इसका मेन काम क्या है, ये वाला है कि जो लॉन्ग लिव्ड जो गैसेज हैं उसको 2050 में एलिमिनेट करना है और जो शॉर्ट लिव्ड गैसेज हैं उसको जो भी सस्टेनेबल लेवल पे हमारे जो गोल है उसके अकॉर्डिंग उसको रिड्यूस करना है, ना कि उसको जीरो करना है। तो इस एक्ट का ये मेन काम है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर की। तो इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर इज ए पेमेंट फ्रॉम हाई लेवल ऑफ द गवर्नमेंट टू द लोअर लेवल। तो गाइस इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं अभी। जैसे कि आपको पता होगा कि इन 14th फाइनेंस कमीशन में जो इन्होंने डिसाइड किया था कि द फॉरेस्ट कवर विल बी द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द ईच स्टेट।
कि 14th फाइनेंस कमीशन में फॉरेस्ट कवर को इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जिस स्टेट में फॉरेस्ट कवर होगा उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है कि इसमें क्या होगा, जैसे फिजिकल ट्रांसफर उसी स्टेट में होगा यहाँ पे उन्होंने वहाँ के इन्वायरमेंट पैरामीटर को अचीव किया है, जैसा कि प्रोटेक्टेड एरिया हो गया या फिर वाटरशेड मैनेजमेंट जिस जिस स्टेट ने किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जो फिजिकल ट्रांसफर जो भी रेवेन्यू शेयरिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। मतलब सेंट्रल लेवल से लोअर लोकल लेवल पे जो होगा जो पैसा ट्रांसफर होगा वो वहाँ की स्टेट ने जैसे जैसे मैनेजमेंट की होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। एक चीज और है इसमें, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड फिजिकल ट्रांसफर भी होते हैं, जैसे कि बायो जिस स्टेट ने बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो चीजें अचीव की हैं जो भी कंजर्वेशन की है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी ये वाला जो फिजिकल ट्रांसफर होता है। जैसे कि आप इस देख सकते हो कि इनोवेटिव फाइनेंसिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी थ्रू इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर, और जिन स्टेटों ने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया है उसके अकॉर्डिंग भी फिजिकल ट्रांसफर होगा। फिजिकल का मतलब यही है कि मनी को ट्रांसफर करना एक हिसाब से, उनको सपोर्ट करना फ्रॉम दी हाई लेवल टू दी लोअर लेवल। और जैसे कि आप इस न्यूज से भी देख सकते हो द स्टेट टाइम इन्होंने बताया कि इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर वे टू अ ग्रीनर फ्यूचर। तो इसमें क्या होगा कि जो भी स्टेट अपने स्टेट में नेचुरली और इकोलॉजिकली जो भी मैनेजमेंट करेगी गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग ही फिजिकल जो है मैक्सिमम रेवेन्यू भेजेगी उस स्टेट को, जो भी बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड और अदर चीजों को मेंटेन करके रखेगी स्टेट में। अब बात करते हैं एनवायरमेंट रूल ऑफ लॉ। और इसमें क्या है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक रूल बुक बनाई है जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि हाउ टू अचीव ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इस बुक में क्या होगा कि उन्होंने बताया है कि जो भी हमने गोल डिसाइड किए हैं और जो भी हमने अचीव कर लिए हैं उसमें जो भी गैप हो रहा है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसको कैसे अचीव किया जाए, उस गैप को उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी जो बुक आप देख रहे हो ब्लू कलर में, ये एनवायरमेंट रूल ऑफ लॉ है कि जो भी एनवायरमेंट में कोई भी चीजों की प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में पूरे रूल्स बनाए गए हैं कि उसको कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट इज परिवेश। इसको चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसका जो मेन काम है अगर हम परिवेश की फुल फॉर्म देखें पहले तो इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंट सिंगल विंडो हब। और इट इज ए वेब बेस्ड हब है। इसमें क्या होगा कि जो भी ऑनलाइन सबमिशन होगी मॉनिटरिंग और प्रपोजल सबमिटेड बाय द प्रोपोनेंट, जो भी लोग इन्वायरमेंट फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग जो भी क्लियरेंस चाहते हैं इस वेब बेस्ड परिवेश में वो क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी। मतलब इसका मेन काम यही है कि जैसे कि आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि ये एक पोर्टल बना हुआ है नेट पे, और इसमें क्या होगा जिन भी लोगों को जिन भी प्रोपोनेंट को कोई भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्लियरेंस चाहिए वो ऑनलाइन यहाँ पे अपनी क्लियरेंस क्या होगा वो डाल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इस पे रिस्पॉन्स देगी। तो ये अब ऑनलाइन सिस्टम बन गया है क्लियरेंस लेने का, ताकि जल्दी से जल्दी एफिशिएंसी अचीव किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी हो सके। और बाकी जैसे इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और अदर CRZ जो भी कोस्टल रेगुलेशन जोन है, जो भी अदर क्लियरेंस के लिए आप इस पे रजिस्टर कर सकते हो, जो कि अब सारा सिस्टम वेब बेस्ड हो गया है। अब बात करते हैं सैंड माइनिंग की। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है सैंड माइनिंग का टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट हाउ टू एड्रेस द सैंड माइनिंग सेक्टर। तो ये सैंड जो है इट इज ए माइनर मटेरियल डिफाइंड अंडर द मिनरल एंड माइंस एक्ट 1957। सो गाइस इसका लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में। तो सैंड माइनिंग जो है इट इज अंडर द एक्ट ऑफ द मिनरल्स एंड माइंस एक्ट 1957। और इसका जो फ्रेमवर्क है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क रिलीज किया है इसमें क्या उन्होंने बताया है कि टू मीट द ग्रोइंग पेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टरनेटिव शुड बी एक्सप्लोर्ड। उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि
जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है जहाँ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, तो हमें नेचुरली सैंड की बजाय कुछ अदर अल्टरनेटिव को देखना चाहिए, जैसा कि हम मैन्युफैक्चर्ड सैंड यूज कर सकते हैं विच इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रशिंग ऑफ द रॉक्स क्वारिंग स्टोन टू a stipulated साइज ऑफ द 150 माइक्रोन्स। तो गाइस, जो मैन्युफैक्चर सैंड होती है हम उसको यूज कर सकते हैं। इस फ्रेमवर्क में ये बताया गया है। दूसरी चीज बताई गई है सैंड प्रोड्यूस फ्रॉम दी कोल ओवरबर्डन। जैसे कि आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो भी कोयला होगा नीचे, उसको निकालने के लिए फर्स्टली क्या होगा, ये पहले ओवरबर्डन जो सैंड होती है इसको रिमूव करना पड़ता है, तो ये वाली सैंड को भी हम यूज कर सकते हैं। इस प्रपोजल में इसकी बात भी की गई है। और एक चीज अगर हम और देखें तो MMDR जो एक्ट है, और इसमें क्या होगा कि इसमें स्टेट को पावर दी गई है कि वो इसमें रूल बना सकते हैं टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड फॉर द पर्पस कनेक्टेड विद देयर इन। तो इसमें एक और फीचर फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जैसे कि इसमें एक चीज और बताई गई है कि इंपोर्टिंग सैंड फ्रॉम दी अदर कंट्रीज, कि जैसे कि आप मलेशिया से या फिलीपींस से सैंड को ला सकते हो अपनी स्टेट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने के लिए। और अदर अल्टरनेटिव टेक्निकल सोल्यूशन की बात भी की गई है इस फ्रेमवर्क में। और इसमें 360 डिग्री मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में भी बात की गई है कि हाउ टू स्टेट जो है कैसे क्रिएट एंड एस्टेब्लिश रोबोट सिस्टम कर सकती है ताकि वो मॉनिटर कर सके जो भी इलीगली माइनिंग हो रही है वहां पे। और एक चीज है, एक और बात की गई है कि टू इंश्योर करना कि वहां पे जो रिवर का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो सके, वो भी इस फ्रेमवर्क में बात की गई है। और पोल्यूशन लेवल जो है वहां पे रिवर पे ना इंक्रीज हो सके, ग्राउंड वाटर जो पोल्यूशन है वो भी उसको रोकना है। और क्लासिफिकेशन भी की गई है कि डिफरेंट डिफरेंट सैंड्स के बारे में, जैसे कि सैंड सरप्लस स्टेट्स हो गया, सैंड सैंड सफिशिएंट स्टेट्स हो गया, सैंड डेफिशिएंट स्टेट्स हो गया, कि कौन कौन सी स्टेट्स जो सरप्लस में है, कौन कौन सी स्टेट जिसमें सैंड की डेफिसिट है, जिसमें सैंड की कमी है, उसके बारे में। और एक और चीज भी बताई गई है कि हाउ टू एनालाइज डिमांड सप्लाई सिचुएशन, वो भी इस फ्रेमवर्क में बात की गई है। तो गाइस, इसमें एक चीज बस यही याद रखने वाली है कि जो सैंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो सैंड के रूल्स वगैरह है, वो स्टेट के हाथ में है। वो स्टेट डिसाइड करेगी कि हाउ टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ द सैंड। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में ओनली एक जस्ट फ्रेमवर्क रिलीज किया है ताकि स्टेट गवर्नमेंट की कुछ हेल्प हो सके कि वो कैसे अचीव कर सकते हैं हाउ टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ सैंड। तो बस ये उसके बारे में एक फ्रेमवर्क था। अब बात करते हैं मेथनोट्रोपी बैक्टीरिया की। तो इस बैक्टीरिया का मेन काम क्या है, इट कन्वर्ट मैथेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इट मेनली रिमेन्स इन द रूट्स ऑफ द प्लांट और सोयल वाटर इंटरफेस। अगर हम और बेनिफिट देखें इस मेथनोट्रोपी बैक्टीरिया के, जो भी बायोमेथिन जनरेट होती है फ्रॉम द वेस्टेज, इट इज ड्यू टू द मेथनोट्रोपी बैक्टीरिया। एंड दे बैक्टीरिया और क्या करता है, इट आल्सो कन्वर्ट द वेस्टेज इनटू द प्रोटीन्स एंड अदर बायोडीजल। अब बात करते हैं बायोचार की। तो बायोचार क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे कि वुड हो गया, मैन्योर्स हो गया और लीव्स हो गए। और बायोचार कैसे बनती है, इन ऑर्गेनिक मटेरियल को जब डिकम्पोज किया जाता है इन हायर टेम्परेचर पे एंड अंडर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एट रिलेटिव लोअर टेम्परेचर पे, तो ये बायोचार बनती है। जैसे कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि जहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को हीट किया जाता है, उसको बाद में काफी लो टेम्परेचर से पास कराया जाता है, फिर बायोचार बनती है। और बायोचार जो है इट आल्सो फाइंड अराउंड द वर्ल्ड एंड इट इज आल्सो फाउंड इन लार्ज एरिया, जैसे कि जहाँ पे वेजिटेशन फायर होता है और जहाँ पे हिस्टोरिकल सोइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है वहाँ पे बायोचार पाई जाती है। अगर हम बायोचार की बेनिफिट के बारे में देखें तो इसके काफी बेनिफिट हैं, जैसा कि इट फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल वार्मिंग एंड इट आल्सो increase the soil fertility and it also reduce the agriculture wastage and it is useful in the clean renewable energy, जो कि इसके बेनिफिट हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, रेगुलेशन ऑफ आरओ वाटर प्यूरिफायर। अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि जिस आरओ में टीडीएस इज बिलो देन 500 मिलीग्राम पर लीटर है,
उन सभी आरओ को बैन किया जाए। तो सबसे पहले बात यह है कि व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस इज अ सम ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से हो गए, जैसे कि लीव्स हो गया, ब्रांचेस ऑफ लीव्स हो गया, एंड अदर बैक्टीरियाज हो गए, ये हो गए ऑर्गेनिक। एंड इनऑर्गेनिक में बोल सकते हैं जैसे कि मिनरल, साल्ट, मेटल, ये इनऑर्गेनिक हो गए। तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है मिलीग्राम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब बात करते हैं जैसे कि रेगुलेशन में एक चीज और बात की गई है कि टीडीएस को कैसे फाइंड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने टीडीएस को फाइंड करना हो तो इसको जैसे वाटर प्यूरिफाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लेयर लगी हुई है, इस अगर आप डायग्राम में देखोगे तो जैसे यहाँ से वाटर जो पास होता है तो ये सबसे पहले इस मेम्ब्रेन से पास होता है, उसके बाद वाटर फिल्टर होके इस साइड से निकलता है। अगर किसी भी वाटर में अगर टीडीएस जो है 500 मिलीग्राम से लोअर है तो उन सभी टीडीएस को क्या किया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टीडीएस शुड बी मोर देन 500 बट बिलो देन 1000 मिलीग्राम पर लीटर। अगर हम ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखें इंडिया में कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो गाइस दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की। तो कौन कौन से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में, जैसे कि फर्स्ट है पार सिस्टम और रिजवानी सिस्टम। ये एक सब से वाटर बिट्स हैं जो कि राजस्थान इंक्लूडिंग जैसलमेर के एरिया में ये अभी तक पाया जाता है। दूसरा है तलब और बंदी, ये पाया जाता है बुंदेलखंड में, इट इज अ टाइप ऑफ पॉन्ड। तीसरा है जोहार, इट इज ए चेक डैम। चेक डैम वो वाले डैम होते हैं जहाँ पे रिवर्स कोई भी फ्लो कर रही है तो वहां पे एक डैम क्रिएट बना दिया जाता है ताकि वहां पे वाटर लेवल हाई हो सके, उसके बाद उसको इरिगेशन के लिए यूज किया जा सके। ये भी राजस्थान अलवर में यूज किया जाता है। पार सिस्टम जो है इट इज ए डाइवर्शन बंड्स है जो कि यूज होता है एमपी में। आगे अदर है टेम्पल टैंक। टेम्पल टैंक काफी फेमस है गुजरात में एंड राजस्थान में, एंड कल्याणी इन साउथ इंडिया में। अदर इज बावारी, it is step well used in Rajasthan. Tanka, it is used as a rainwater harvesting system in Gujarat and Rajasthan. And Khandin यूज होता है in also in Rajasthan. खुल्स होता है in Spiti Valley, चेनाल में, चैनल में, एंड अदर इज नेरुगंटी इन कर्नाटका में। तो गाइस अब बात करते हैं एक्सटिंक्शन रेबिलियन की। तो गाइस इट इज ए ग्लोबल एनवायरनमेंट मूवमेंट है और इसकी मेन तीन डिमांड्स हैं। पहली डिमांड तो ये है कि क्लाइमेट इमरजेंसी को घोषित करना। दूसरा क्या है कि जो भी कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको नेट जीरो करना बाय 2025 में। ये एक्चुअली क्या है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है यूके में। तीसरा क्या है, ए सिटीजन असेंबली मस्ट बी फॉर्म टू ओवरसी दिस चेंजेस। तो जैसे कि आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि वहां पे यूके में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये घोषित किया जा सके कि अभी इनको क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित कर दी जाए। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था यूके में। तो ये उसके बारे में है एक्सटिंक्शन रेबिलियन। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट था शुरू हुआ था। नेक्स्ट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। अभी गाइस ये काफी न्यूज में था और इसके बारे में इम्पोर्टेंस चीज देखें तो ये क्या था कि अभी तक मिथाइल आइसोसाइनाइड के ऊपर कोई भी प्रपोजल नहीं है जो कि इसको बैन कर सके। इसलिए क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड केमिकल है इट इज अंडर द हजार्डस केमिकल रूल 1989 एंड केमिकल एक्सीडेंट रूल्स 1996। तो ये सेम गैस वही वाली गैस है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हुई थी जिसमें मोर देन 3500 पीपल मारे गए थे। और ये वाला केमिकल अभी भी स्टिल लीगली यूज हो रहा है कंट्री में टू मेक पॉलीथीन ए फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। अभी भी ये वाला जो मिथाइल आइसोसाइनेट है अभी भी हमारे इंडिया में यूज हो रहा है। अभी भी इसको बैन करने के लिए कोई भी प्रपोजल जारी नहीं हुआ है। ये मिथाइल, ये आपको याद रखना है कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वहां से लीक हुई थी। अब बात करते हैं एंडोसल्फीन की। तो गाइस अभी ये एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में भी था ये वाला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि उन लोगों को 5 लाख कंपनसेशन दिया जाए जो कि एंडोसल्फीन के विक्टिम थे। तो गाइस एंडोसल्फीन के बारे में जानते हैं, इट इज ए ऑर्गेनो क्लोराइन इंसेक्टिसाइड। इट इज ए इंसेक्टिसाइड है एक हिसाब से जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1950 में, बट अभी मोर देन 80 कंट्री ने इसको बैन कर दिया है
क्योंकि ये वाला जो केमिकल था ये एग्रीकल्चर में यूज होता था, इसलिए इसके काफी डिसएडवांटेज थे, इसलिए मोर देन 80 कंट्री ने इसको बैन कर दिया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरेज एंड सेल ऑफ एंडोसल्फान 2011, एंड केरला ने तो इसको 2001 में बैन कर दिया था। बट जो इसके कुछ विक्टिम थे, गवर्नमेंट ने बोला है कि उन विक्टिम्स को 5 लाख रुपया दिया जाए। अगर हम अदर चीजें देखें, अदर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी इसको बैन किया गया, जैसे कि स्टॉक होम कन्वेंशन थी, वहां पे भी इसको बैन किया गया था। जैसे रोटरडैम हो गया, उसमें भी इस जो ये वाला जो केमिकल है एंडोसल्फिन, इसको बैन किया गया था। आगे बात करते हैं टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंट अचीवमेंट। तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड है, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1973, एंड इट इज गिवन बाय द टेलर प्राइज एग्जीक्यूटिव कमेटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उनके द्वारा ये वाला जो अवार्ड है दिया जाता है। और एक्चुअली ये वाला अवार्ड जो है मेनली उन लोगों को दिया जाता है जो कि इन्वायरमेंट, जिन्होंने इन्वायरमेंट पे कुछ काम किया हो, जैसे कि इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाई हो, वाटर पोल्यूशन रिड्यूस किया हो, हेल्थ एंड एयर एटमोसफेयर को साफ किया हो, हेल्थ के अकॉर्डिंग वर्क किया हो, बायोडाइवर्सिटी और एनर्जी रिसोर्सेज को जो लॉस होने से बचाया हो, उन लोगों को ये वाला अवार्ड जो है दिया जाता है। तो गाइस अब लास्ट में बात करते हैं होप आइलैंड की। तो होप आइलैंड जो है इट इज ए टेडपोल शेप आइलैंड है, जो कि 200 साल पहले बना था बाय द सैंड इन ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि इट इज ए होप आइलैंड विच वाज फॉर्म्ड इन आंध्र प्रदेश रीजन, and it is situated in 10 kilometers from the Koringa Wildlife Sanctuary and Shri Keteshwara Swami Temple। तो इस होप आइलैंड की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इट इज ए बेस्ट ग्राउंड फॉर द वल्नरेबल ओलाइव रिडली टर्टल। तो ये टर्टल जो है ओलाइव रिडली, उनके लिए ये बेस्ट लोकेशन है। तो इसके लिए क्या था कि अभी ये लोकेशन जो है वल्नरेबल हो गई है इन टर्टल्स के लिए, इसलिए क्योंकि काफी टूरिस्ट के कारण यहाँ पे ये टर्टल्स वगैरह हैं काफी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, इसलिए ये वाले गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका कि नाम था डेवलपमेंट ऑफ काकीनाडा होप आइलैंड कोनेस्मा एज ए वर्ल्ड क्लास कोस्टल एंड इको टूरिज्म सर्किट। तो इसमें इसके अंदर क्या था कि इस वाले जो आइलैंड को एक इको टूरिज्म के लिए घोषित करना, और ये वाला जो सारा प्रोजेक्ट था इट इज वाज अंडर दी स्वदेश दर्शन स्कीम, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये था होप आइलैंड के बारे में। अगर हम इसकी अगर एक्चुअल लोकेशन देखें तो आप देख सकते हो कि जैसे ये वाली गोदावरी रिवर जो आंध्र प्रदेश से निकल रही है, उसकी आप नॉर्थ साइड देखोगे तो ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ये वाला होप आइलैंड बना हुआ है। तो गाइस ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो रिमेनिंग रह गए हैं लास्ट ईयर के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो जो अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।